अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start with our lecture for today. I hope my voice is audible to the online participants. Kindly raise your hands if it's जी audible. जी सर, आवाज आ रही है। Okay, चले जी, thank you. लास्ट क्लास में हमने जो है वो जो चीज़ें कवर की थी उसमें बाय द एंड ऑफ क्लास मैंने एक आपको टारगेट दिया था कि दैट थिंग हैज टू बी डन एट योर एंड. सो वेयर इज समर और एनीबडी? साजिद, क्या चीजें थी जो आपने करके आनी थी आज? आपसे कुछ टेम्पलेट्स शेयर कर लिए गए थे ऑन जो हमारे अप्रूव्ड एमएस के प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स हैं अलोंग विद द टेम्पलेट और यूनिवर्सिटी टेम्पलेट. वो मैंने बताया था, वो आप आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा. उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा, एक डाटा साइंस या कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड एरिया. किस तरह से उसमें चीज़ें फिल इन होती हैं जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस. तो आई होप एवरीबडी हैज सीन दैट. और जो ऑनलाइन लोग हैं, आप आई एम श्योर आप लोगों तक भी वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच गई हैं. कोई अगर ऐसा है जिसको अभी तक नहीं पता चला सैंपल डॉक्यूमेंट्स का, तो वो मुझे बता सकता है. कोई ऐसा है आप में से? अस्सलाम आप में वालेकुम से? सर। जी वालेकुम अस्सलाम. जी वकास. सर वो कल रात को तकरीबन शाम को मिली हैं, तो अभी वो देखनी है। आज इनको इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। चले देख लीजिएगा उसको. यहाँ इंशाल्लाह जो सर। मौजूद है लोग, आप में से कोई किसी को डॉक्यूमेंट अभी तक जिसने ना देखी हो या उसको पता ही ना हो कि डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर की गई, ऐसा कोई है आप में से? ठीक है. उसका ताल्लुक अभी फौरन है भी नहीं, तो आप आराम से देख सकते हैं. उसका एम ये है कि बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट आपने इस तरह की एक डॉक्यूमेंट करनी है सबने. तो वो इसलिए शेयर की गई है कि आप भी इस तरह से चीजें लिखेंगे और उसको फिर उसी के अंदर से, डॉक्यूमेंट के अंदर से आपकी प्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट होगी. तो उस हवाले से जरा उसको आप देख लीजिए. जो प्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की, वो आई विल बी शेयरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर्स एज वेल एज विल ट्राई टू हैव सम प्रेजेंटेशन इन द क्लास एज वेल. जो हमारे करंट TH1 के स्टूडेंट्स हैं या TH2 के स्टूडेंट्स हैं थीसिस के, वो हम कोशिश करेंगे कि बीच में आके प्रेजेंट भी करें और आप उससे क्वेश्चन आंसर भी करें, और ये भी देखें कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो एक तो चीज़ ये थी. सेकेंडली, मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने ब्रॉड एरिया को फिगर आउट करना है कि किस एरिया में रिसर्च करेंगे आप, और फिर उस एरिया के अंदर से आपने अपने टॉपिक को डिफाइन करना है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कोर्सेज विच यू हैव स्टडीड and the professors through which whom have taught you something. उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज की मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जाएं ऑनलाइन, जाके देखें कि किस शख्स ने क्या काम किया हुआ है, किस तरह की वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहा है, ताकि आपको ब्रॉड आइडिया हो जाए. और फिर आप अपनी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लोगों की एक्सपर्टीज के साथ मैच करते हुए, और अपनी जो आपका इंटरेक्शन हुआ है आपसे पिछले कुछ अरसे में उन लोगों के साथ जिनसे आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मे बी उन लोगों में से किसी को अपना आप सुपरवाइजर के तौर पे लेके चल सकते हैं. सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट की भी है, और अगर आप बाद में थीसिस में जाते हैं तब तो इन एनी केस आपने वो करनी है. तो अभी से आप उसको लेके चलेंगे, बिकॉज द डॉक्यूमेंट विच यू गिव मी दैट हैज टू बी साइंड बाय अ सुपरवाइजर. प्रेफरेबली सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, बट आप किसी भी PhD को अपना सुपरवाइजर रख सकते हैं. पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसकी CV आप शेयर करेंगे तो वी कैन, यूनिवर्सिटी कैन अप्रूव ही और शी. जो किसी एरिया में अगर PhD ने की हुई हो, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी अगर है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी ऑलवेज अलाउ दैट. तो दिस थिंग हैज टू बी डन. और फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आप एरिया डिसाइड कर लेते हो तो उस एरिया को आप या तो किसी पेन पेंसिल कहीं लिख लीजिए, या एक वन स्लाइड, सिंगल स्लाइड बना लें जिसके ऊपर आपका टाइटल लिखा हो और आपका नाम और आपके सुपरवाइजर का नाम लिखा हो. ऐसे ही ये बताया था. इसके साथ मैंने आपसे एक चीज और ये रिक्वेस्ट की थी कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स कुछ आपने सर्च करने हैं, और वो रिसर्च पेपर्स या तो सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आने, ताकि हम उनमें से आपको कुछ गाइड कर सकें कि इसमें गलतियां क्या हैं, ठीक है या नहीं ठीक है. राइट. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ना सिर्फ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बल्कि जो इस वक्त क्लास में आप सब लोगों ने
अपना टॉपिक जो है वो ब्रॉडली कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है। कुछ लोगों ने मे बी बहुत क्लियरली डिसाइड कर लिया होगा, कुछ थोड़े से भी डाउट में होंगे, बट ब्रॉड एरिया डिसाइडेड है। उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स आपने 4 5 6 कुछ ना कुछ डाउनलोड कर लिए हैं, प्रिंट भी ले लिए हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए। सही है। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने बड़ी क्लियरली ये बात क्लास में की है कि मास्टर्स पे जो थीसिस या रिसर्च होती है वो हमेशा वो टॉपिक होता है जिसको दुनिया भर में रिसर्च पेपर्स के थ्रू सपोर्ट किया गया हो, आपको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हो। कोई चीज हवा में या अपने सोच से या अपनी थिंकिंग से डिसाइड नहीं करनी। दिस इज व्हाट फॉर्मल थीसिस, फॉर्मल रिसर्च रिक्वायरमेंट इज। सो व्हाटएवर वी डिसाइड वी विल ऑलवेज गो एंड सी अ पब्लिश्ड वर्क, और अगर वो है तो हम चलेंगे, नहीं है तो हम रुक जाएंगे। राइट। अब आते हैं पब्लिश वर्क के ऊपर। अगर आप सबने फिगर आउट कर लिया है तो हमने आज थोड़ा सा ये देखना है कि पब्लिश वर्क की जो टाइप्स हैं वो क्या है, उनमें से उनकी कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया है जो हमें मद्देनजर रखना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू फाइनलाइजिंग दोज रिसर्च पेपर्स। दिस वी विल सी इन टुडेज लेक्चर। और एक उससे पहले जो हम चीज कवर करेंगे वो ये है कि जो हमारा फॉर्मल थीसिस का इवैल्यूएशन प्रोसेस है किसी भी यूनिवर्सिटी में और स्पेशली यहाँ पर, वो क्या है और किस तरीके से हम लेके चलते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा बात की थी कि जी एक पोर्शन होता है जिसको हम प्रपोजल डिफेंस कहते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आप लेक्चर नोट्स देखें अपने, मैं बात की थी, उसको हम TH1 शॉर्ट में कहते हैं। और एक जब प्रपोजल डिफेंस हो जाता है तो सेकंड स्टेज है जिसको हम नाम देते हैं थीसिस डिफेंस, जिसको हम TH2 कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में TH1 से लेके TH4 तक के स्टेप्स होते हैं, बट मोटे तौर पे वो चारों के चारों जो चीजें हैं वो डिवाइडेड हैं इन्हीं दो चीजों में। कोई दो चीजें उनमें होंगी प्रपोजल डिफेंस की और दो चीजें होंगी थीसिस डिफेंस की। तो मोटे तौर पे वी ऑलवेज हैव थीसिस डिफेंस, first the proposal defense and then the thesis defense. So I'll write down certain things on the whiteboard, or let me see if it works on this laptop. तो हम इस पे शायद ऑनलाइन भी चला लें अगर ये चल गया। Sometimes इन सब चीजों को मिला के चलाना मुश्किल होता है, इतना अच्छा कनेक्शन शायद नहीं है। कोई सवाल कर रहे हैं जी वकास साहब? जी सर, ये पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं ना कि पहले आपके पास रिसर्च पेपर होगा तो आप उस पर रिसर्च करेंगे, तो सर जो नए एरियाज होते हैं उनमें फिर फर्स्ट टाइम रिसर्च किस तरह की जाती है? अच्छा सवाल है वकास। देखो होता ही है कि नए एरियाज जो है ना, आप शायद अभी थोड़ा सा उसको प्री मेच्योर सोचो। इसमें दो चीजें, पहली बात है कि नई चीज कोई नहीं होती। आप के लिए शायद वो नई चीज है, लेकिन दुनिया भर में आपसे बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा कहें कि मोटिवेटेड लोग हैं जो कि धड़ाधड़ रिसर्च कर रहे हैं और आपसे 100 साल आगे हैं। ऐसा ही है। तो सर बिल्कुल ऐसी इसी कोई तरह है चीज सर। नहीं है जो आपने पहली दफा सोची होगी और आप कहेंगे ये मैंने ही सोची है, और मैं ही सोच सकता हूँ, किसी ने आज तक सोची नहीं होगी। आपने सोची होगी और आपसे 100 साल पहले वो काम हो चुका होगा। इसलिए ये थिंकिंग जो है वो मैं कहूंगा कि ठीक नहीं है कि कोई नई चीज पे मैं काम करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे उस पर रिसर्च पेपर नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। चींटी से लेके हाथी तक हर चीज पे काम हुआ हुआ है और हो रहा है, और आपके सोचने से पहले हो चुका है। बात समझ गए? जी सर, ओके सर। तो आपका इसमें जो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जी मैं एक टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मुझे इस पे रिसर्च पेपर नहीं मिल रहे। ये एक बड़ा कॉमन सा एक रिस्पॉन्स होता है कि जी मेरा ये टॉपिक है, जब मैं सर्च करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। तो इस पे मेरा जवाब ये होता है कि आपके कान खड़े होने चाहिए। इसका एक ही जवाब है, इनफैक्ट दो जवाब है। पहला जवाब इसका ये है कि अगर आपको रिसर्च पेपर्स नहीं मिल रहे तो पहला जवाब ये है कि ये टॉपिक ऑब्सोलीट हो चुका है, इस पे लोग काम ही नहीं कर रहे, ये पिट चुका है, इसलिए इस पे काम होना बंद हो गया। ठीक है वकास, पहला जवाब ये है। अगर यस वो सर। टॉपिक नहीं पिटा, अगर आप समझते हैं कि नहीं ये तो बड़ा बड़ा एक लेटेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च है, और फिर भी आपको पेपर्स नहीं मिल रहे, या आपसे समझते हैं कि ये मैंने पहली दफा सोचा आज दुनिया में इसमें शायद किसी ने काम नहीं किया, तो उसका जवाब ये है कि आपका रिसर्च, आपका जो सर्च प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। आप सर्च ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या चीज किधर ढूंढनी है। आप अगर आपसे कहा जाए यार कि आपने खुश्क मेवाजात लेने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप किसी गाड़ी के वर्कशॉप में चले जाएंगे ढूंढने उसको? नहीं नो जाएंगे ना। सर। तो नो सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज नहीं मिल रही तो आप यू आर नॉट सर्चिंग एट द राइट प्लेस, योर प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। इंप्रूव योर सर्च प्रोसेस।
दुनिया में हर चीज अवेलेबल है, आपने ठीक जगह पे ढूंढनी है। तो ये जो सर्च करने का जो आपका एक टैलेंट है ना, ये भी बड़ा काउंट करता है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। तो अगर आपसे ठीक सर्च नहीं हो रहा तो आप अपने कोलीग से मशवरा लें, अपने सीनियर्स से मशवरा लें, अपने सुपरवाइजर से मशवरा लें, टीचर से मशवरा लें। तो आपको वो गाइड करेंगे और फिर खुद भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको अंदाजा होगा कि देयर इज समथिंग जो मैं मिस कर रहा था। तो वकास आपका सवाल बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, इसको आपने पॉजिटिव लेना है। ये आपने सवाल अच्छा किया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये बात करनी भी थी कि हम जब सर्च करते हैं और हमें चीज नहीं मिलती तो फौरन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई मेरे अंदर गलती है, मैं ठीक सर्च नहीं कर रहा हूँ, मुझे लेट मी improve my search skills. And सर इसमें I guarantee you कि after some time you will yourself be able to find it out and you will say यार ये पहले क्यों नहीं मैं इधर तक पहुंच पाया। ये आप खुद जवाब देंगे इंशाल्लाह। अभी आप अगर आपका ये इशू आपको है तो आपको खुद कुछ अर्से में ये अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो है ना थोड़ा सा मेरे अंदर इशू था वो मैंने अब इम्प्रूव कर लिया। जी और क्या सवाल कर रहे हैं, पूछें। सर इसमें ये है कि आपने वो बताया था रिसर्च गेट पर हमने जाना है, तो सर उसमें जो मेल आईडी वगैरह है उसका थोड़ा सा इशू बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें बता दें तो उसका वो कुछ क्लियर हो जाए। उसका मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपकी मेल आईडी का इशू है तो मुझे आप कांटेक्ट करें, मैं आपको इनवाइट कर लूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देर आर सर्टन पीपल जिनको मैंने उसकी अभी इनवाइट करके दे हैव जॉइंड दैट प्लेटफॉर्म। एनी अदर क्वेश्चन जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछें। सर ताहिर ताहिर बात कर रहा हूँ। सर मैंने काइंडली आपने मुझे इनविटेशन लिंक फॉरवर्ड किया था, मैंने उसके थ्रू रिक्वेस्ट की थी रिसर्च गेट को ज्वाइन करने की, लेकिन वो अभी तक उन्होंने सर वो ना कंफर्मेशन नहीं की। तो विदाउट अकाउंट अगर मैं किसी भी रिसर्च पब्लिकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो दोबारा फिर जो है ना वो अकाउंट क्रिएशन फॉर्म पे जो है ना वो ले जाते हैं। तो अच्छा, उसमें आपने सर अभी कोई आइडिया है? आप एक दफा दोबारा मैं आपको दोबारा इनवाइट कर लेता हूँ, मे बी देयर कुड बी सम इशू, सर लेट्स सी। ठीक होगा सर, थैंक यू। शाहिद यहाँ पर आया हुआ, मियां शाहिद नहीं आए, बिकॉज देयर वर टू पीपल। आपके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उनको मैंने इनविटेशन भेजी थी। अगर शायद हो सकता है आपके साथ कोई स्पेशल इशू, अपनी आप स्पैम मेल भी चेक करें, हो सकता है वहां पे भी उनका जवाब ना आया हो आपके पास। ठीक है ताहिर। सर उनकी जी सर उनकी ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, मैंने दोबारा फिर उसी लिंक से क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंडर वेरिफिकेशन है, तो हम हाँ, आपको जो है ना वो कांटेक्ट लेकिन बैक आपने मेरा करेंगे जवाब खुद ही। सुना ही नहीं। मैंने जवाब क्या दिया आपको, सर पहले आपने तो ये कहा कि बताइए। किसी और ने भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उनसे जो है ना आप चेक कर लें कि मे बी मेरे कोई उसमें प्रोसेस में कोई गलती मैंने हो। ये कहा, मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ और कहा आपको। मैंने ये कहा भाई कि अपने स्पाम फोल्डर को चेक कर लें, बाजू का मेल्स उधर आपकी चली जाती हैं और आप यही समझ रहे होते हैं कि मुझे मेल नहीं आई। सर ठीक है वो मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट, लेकिन अगर स्पैम में ईमेल आई होती तो मैंने जब दोबारा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की थी तो वो मुझे लिंक कर देते कि हमने आपको ईमेल कर दी हुई है। लेकिन सर मैं दोबारा इसको फिर भी चेक कर लेता हूँ। हाँ देख लीजिए, हो सकता है वहाँ आई हो ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक बार देख लें। नहीं आई सर तो राइट सर। विल डू समथिंग। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप मुझे दोबारा एक दफा याद कराइएगा, मैं आपको दोबारा इनवाइट कर लूँ। सर ठीक है। और अंडू ये वाला। अच्छा, इसका साइज कम क्यों हो गया, पेज 1 of 1 नहीं। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। वाइट बोर्ड किया एक्सेस को तो खत्म किया हुआ वैसे मैंने। सर आपने जब पेज क्रिएट किया ना तो आप इसकी रेटिंग जगह या रेटिंग वाली ऑप्शन गलत कर दिया कुछ। चलें, लेट मी ओपन इट अगेन, इसको दोबारा खोल लेते। यहाँ पे हम क्या करें, न्यू प्रेजेंटिंग। ये लास्ट टाइम नहीं था, इस दफा उन्होंने कुछ ऐड किए जी।
साइन इन टू कॉन्टैक्ट चले। ये आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है ऑनलाइन जी? जी सर विजिबल है। जी सर विजिबल है सर। अच्छा जी नो चले सर नहीं लेट्स विजिबल। ओके। अच्छा जी ओके सो मैं बताना ये चाह रहा था कि हमारे पास लेट मी सी चलेगी थोड़ा सा। Okay. एक स्टेज है थीसिस 1 की, इट्स नॉट वर्किंग। इस पे तो नहीं चल रहा, लेट अस ट्राई डूइंग समथिंग ऑन सम प्रेजेंटेशन। हम्म चलिए आई होप ये स्लाइड विजिबल है ऑनलाइन आप लोगों को भी। जी सर विजिबल है। यस सर विजिबल है। अच्छा जी तो दिस इज फॉर एवरीबॉडी। इनफैक्ट यहाँ पे स्लाइड पे आई हैव ट्राइड टू मेंशन सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू टू फेजेस। TH1 इज द स्टेज जिसपे हम बात करेंगे पहले, और TH1 जो होती है नो इट्स वर्किंग हियर। तो thesis 1 in fact is the proposal stage, and proposal stage जो है इसके अंदर आपके पास जो important चीजें हैं वो ये है कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका टॉपिक डिसाइड होता है, और टॉपिक डिसाइड करने के लिए आप एक significant amount of literature review करते हैं। If you go back and see the slides which or the notes which I gave या wrote on the board in the previous class, उसमें हमने बात की थी कि जो proposal defense वाली स्टेज होती है इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपने अपने टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है, उसको इंट्रोड्यूस करना होता है। डिड आई रोड दोस थिंग्स ऑन द बोर्ड और नॉट? कुछ हमने कंटेंट लिखे थे प्रपोजल के बारे में लास्ट क्लास में, अगर आप नोट्स देख सकें। जी सर लिखवाया था आपने, इसके स्टेप्स लिखवाए थे। एक आपसे शायद पिक्चर भी शेयर की होगी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से, हम बोर्ड पे कुछ बातें लिखी थी। there are certain sections in a research proposal जिसके अंदर आप सबसे पहले अपने टॉपिक या टाइटल के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही है? या टाइटल क्या है वो बताया जाता है। टाइटल के बाद इनफैक्ट आप अगर हम चैप्टर हेडिंग्स की बात करें तो यू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन के बाद यू राइट डाउन द लिटरेचर रिव्यू। डू यू हैव दैट ऑन योर कॉपी समवेयर? कुछ है? अगर पढ़ेंगे वहां से क्या क्या चीजें थी वहां पे, अगर मैं पढ़ सके। सर सबसे पहले आपने बताया था कि टॉपिक डिफाइनिंग होती है, जिसके अंदर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं उस टॉपिक की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। और क्या था? उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होगा, जिसमें 15 से 20 रिसर्च पेपर्स जो उस सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड है उनको हम स्टडी करेंगे और उस लिटरेचर का रिव्यू करेंगे। ठीक है। और
उसमें उसमें हम देखेंगे कि हाउ अदर्स हैव डन सिमिलर टास्क्स, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल और जो सिमुलेशन के रिजल्ट्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ओके। आप अभी थोड़ा सा आप मिक्स कर रहे हो, एनालिसिस हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिर्फ गैप्स देखते हैं। ओके, अच्छा देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा करके कंफ्यूजन है तो वो दोबारा खत्म हो जाए। आप जो अपना रिसर्च प्रपोजल डिफेंड करते हैं उसमें यू गो टिल योर प्रपोज्ड मेथडोलॉजी, यू डू नॉट इम्प्लीमेंट मेथडोलॉजी, यू जस्ट गिव और इंट्रोड्यूस या टेल कि ये मेरा तरीका होगा जो मैं फॉलो करूंगा टू कंप्लीट माय थीसिस। So the steps of a proposal is, the first one is selection of topic, ठीक है, selection of topic. Let me write it here as well, okay, should be noted down once for all. So the first thing is your title. Once you define the title, then you in fact try to relate it with existing published literature. So accordingly you do literature review. It's not working. So I'm sorry online participants, ये मेरा मार्कर स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा, तो हम बोर्ड पे करना पड़ेगा, आपसे पिक्चर शेयर कर देते हैं, ठीक है? राइट सर। तो इस स्लाइड पे ही रहते हैं हम, जो व्हाटएवर आई हैव ऑलरेडी रिटन उसको आप देखते रहें, इसको मैं थोड़ी देर में रिलेट करता हूँ। मार्कर लाएंगे समर आपको? अच्छा जी, सो बोर्ड इरेजर भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चीजें अपने साथ लाया करो। चलो, ओके, so we have the topic. For topic we need to find out its relation with the people working in this area, so we need to go for the literature review. I'm just repeating what should be the part of your proposal which you do, और इसी के लिए मैंने आपसे सैंपल डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है। If you see that proposal document, you'll find out these things over there. लिटरेचर रिव्यू को जब आप रिलेट करते हैं तो you come to know that there are certain gaps which need to be addressed, right? For gaps, you try to find out what could be the research questions. Now, because gaps are in front of you, so you can define some questions for your thesis in consultation with your software. Research questions lead you to the research objectives, because every research question cannot be answered. There could be 10 RQs over here, but you have a limited time period to do your thesis. So you will select maybe 3 or 4 research questions out of this, which you would like to address, and based on those 3 to 4 research questions, you will define your own research objectives. अच्छा, रिसर्च अब विजिबल है आपको नीचे? ऑडिबल जी में आपको आवाज में ऑनलाइन? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर।
अच्छा, शायद मियाँ शायद है ऑनलाइन? आपको तो क्लास में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन आज जो है वो Okay. आपकी आवाज जो है ना वो नहीं आ रही। चलिए आप थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। आप ना माइक को अनम्यूट करें, फिर आवाज आएगी। अब ठीक हो गया सर, आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है आवाज। आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा था कुछ नागुज़ेर वजूहात की बिना पर आज मैं नहीं आ सका, तो मैं 4-10 से जो है उस सर आपको ज्वाइन कर रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा, मैं आपसे आपका पूछने का मकसद ये था कि आपको रिसर्च गेट पे एक इनविटेशन आई थी, आपने वो ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल सर, वो मैंने ज्वाइन कर दी है और कल जो है वो मेरी अप्रूवल भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जो है वो कल से जो है वो मैं इसको एक्सेस प्रॉपर कर। अच्छा, तो ताहिर साहब इनको भी इनवाइट किया था, इनको तो आ गया। तो आप मींस देखें, हो सकता है आपके स्पैम फोल्डर के अंदर कोई चीजें ना पड़ी। ठीक अच्छा हो गया सर, सर, मैं चेक कर लेता हूँ। आज ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो मैं भी ये कह रहा था कि जी हमने टॉपिक डिसाइड किया, उस पर लिटरेचर रिव्यू किया, गैप्स निकाले और क्वेश्चंस फिगर आउट किया और ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आर दोज थिंग्स व्हिच यू वुड लाइक टू अचीव, ये आपका थीसिस का टारगेट्स है, इनको आप टारगेट या गोल्स भी कह सकते हैं। तो बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यू विल डिफाइन योर प्रपोज्ड मेथडोलॉजी। चलो, या proposed method, proposed approach, right? And that proposed method will contain some block diagram, some steps. Okay, and this is a proposed method. You have not yet implemented it, but you have strong suspicion, strong belief that based on your literature review, this method is going to work and it will achieve the targets which you are defining in form of research objectives, right? So if with that belief you stop here, this is what your proposal is. Proposal defense is till this point closed. Of course, वो तो इसके accessories है ना कि अब इसके आगे कुछ चीजें और आपने डालनी है। वो क्या है, जो पढ़ा है उसके रेफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, मोटे तौर पे टाइमलाइंस आ जाएंगी कि आपने टाइमलाइंस क्या फॉलो करनी है फॉर फ्यूचर वर्क जिसमें आप थीसिस करना चाहेंगे। बट जो टेक्निकल चीजें हैं वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। आपने टॉपिक डिसाइड किया, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, गैप्स, you figured out gaps, came out on research questions, defined your goals and targets, and the method to achieve those targets. That's all. This is your proposal, and you defend it accordingly, right? अच्छा, अब ये जो इसके बाद ये this is what we call TH1. This is thesis one. Thesis one in most of the universities. If I give you an example of NUST, so NUST goes till TH2. They also define TH2 as TH1 they call only topic defense or topic selection. TH2 is the proposal defense. So, and then subsequently they move on to TH3 and TH4, which are in fact the thesis defense. Final thesis defense. In fact, TH3 is their local defense, TH4 is open defense. Right? So, वो उन्होंने बहरहाल मोटे तौर पे it is always two portions. One is called proposal defense, second portion is called thesis defense. So मैंने जो आपको बताया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ TH1, TH2 होता है। TH1 is proposal defense, TH2 is thesis defense. जो TH1 है वो यहाँ पे close हो जाता है proposed method के ऊपर. Whereas once your topic is approved, then you move on, implement this method, get the results, do its comparison with the existing methods, and ultimately present your work in a complete sequence. That is called full thesis defense, and that is you get one more semester for that. And now I come on to the कि हम जो TH1 है इसके defense stages क्या क्या है वो मैं slide में मैंने कुछ थोड़े से short से लिखे हुए. If you see here, so TH1 की हम बात कर रहे हैं. TH1 in fact is proposal defense, और जो proposal defense होता है इसकी यूनिवर्सिटी के अंदर there are 3 stages of clearance. You do it in 3 stages.
The first stage is the department level defense. आप different departments में हो सकते हैं, like you could be in Department of Life Sciences, because here we have 3 different faculties. One is Life Sciences, one is Engineering Sciences, and third is the Management Sciences, right? Life Sciences is वक्त आप में से कोई नहीं है, so I'm not talking on that. But Engineering Sciences में now we have further departments. There are 3 departments in Engineering Sciences. One is called Computing Department, second is called Electrical Engineering Department, and third one is the Civil Engineering Department. There are 3 departments in Engineering Sciences. Then we have Management Sciences. In Management Sciences, we have at the moment 2 departments. One is the Project Management. In fact, जो आपको डिग्री मिल रही है Project Management की, and second is the Management Science. इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जी डिपार्टमेंट तो एक ही है, but उसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स 2 चल रहे हैं. There is only Management Science department, but we have certain degree programs. One is Project Management, second is Project Management, Management Science. So broadly देखा जाए तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर. दोबारा से अगर इसको हम एक दफा से समराइज करें, एक कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और एक मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट. 4 डिपार्टमेंट्स. So there are 4 defenses held in 4 different departments, and they are conducted under a committee which is called Evaluation Committee for Proposals, ECP. Students from different departments, they write their proposal document and they submit it to the university PG office, and accordingly जब वो सारे एक जगह आ जाते हैं, then these committees are gathered and defenses are conducted, which are the TH1 defenses, right? So जो TH1 के लिए डिफेंस की पहली स्टेज है वो क्या है? डिपार्टमेंट लेवल, और उसमें जो कमेटी है उसका क्या नाम है? इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल लिखा हुआ भी है यहाँ पे. एंड जनरली इसमें जो कंपोजिशन है वो राइट कॉर्नर के ऊपर नजर आ रही होगी आपको कि इट इज जनरली हेडेड बाय द HOD, head of department, along with 2 senior faculty members from the department. The person who is chairing it is called ECP chair, whosoever is the senior most of the time it is the head of department who will chair it. So there is one ECP chair and there are 2 faculty members who will support him or her for the evaluation of proposals of her department. Right? Okay, so this is one thing which is done. Now another thing, how they get your proposal. There are some timelines. So students, they register for TH1. All of you would register for TH1 in a semester. जैसा मैंने last semester में बात की थी कि regular semester में आप either fall or spring, you will register for TH1 after completion of 8 subjects. So once you will register, you will start working on a topic along with a supervisor. There won't be any formal class. It is your and your supervisor work together. You will prepare your proposal as per the sample shared with you, and that sample would be due by maybe 3rd month or by the 12th week of the semester. Like I give an example of fall. Fall starts in September. It started on 25th September. All those who have been registered for TH1, they will be getting a mail from the PG office shortly to give their proposal document by 15th November, maybe, or 3rd week of November. You'll get a deadline. Submit your proposal. Students will send their proposals after getting vetted by the supervisors. Those proposals will be evaluated at PG office end for any editing mistake or grammatical errors or anything which could be very prominent at the onset. If there is some issue, it will be returned. You will be given a week more maybe, but by the end of November it will close, and your documents will be given to ECP chair of the respective departments. Those ECP chair will go through those documents, and maybe in the month of December